मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दो चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बहुपद। एक्सरसाइज 2.1, 2.2 ये सब हम लोग को पढ़ना है, 2.3 भी है। तो हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हमारा चैप्टर कुछ छूटा हुआ है 1.3 और 1.4, क्योंकि वह अभी हमारे जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होगा उसके लिए सिलेबस के अनुसार हम लोग को 2.1 ही अब पढ़ना है। 1.2 के बाद 2.1 पढ़ना है, इसलिए हमने सोचा कि आपको 2.1 पहले पढ़ाते हैं, बहुपद पोलिनोमियल चैप्टर 2। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में कुछ पहले समझ लेते हैं। पहला बहुपद की घात। तो बहुपद तो हम लोग पहले से कुछ जानते हैं इसके बारे में कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे x² + 2x + 2, तो यह एक द्विघात बहुपद है। कहीं आपको लिखा मिलेगा कि x² + 3x³ + 2, यह त्रिघात बहुपद है। कहीं मिलेगा x⁴ + 3x³ + 2x² + 3x + 5, इस तरह का मिलेगा, तब इसको चतुर्थ घाती समीकरण कहा जाता है। चतुर्थ घाती पोलिनोमियल। इसके कितने होते हैं? 4 घात होता है। हमें उच्चतम घात देखनी होती है किसी भी बहुपद में। अब बहुपद होने के लिए कुछ स्थितियां हैं जो कि मैंने आपको पिछले क्लासों में बताया था। 9th क्लास का चैप्टर था एक बहुपद, उसमें मैंने आपको बताया था। तो इसकी स्थितियां क्या क्या होती हैं, तो इसके जो पावर होते हैं वह क्या होने चाहिए, तो पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना जरूरी है। यदि आपको इस तरह का कहीं मिल जाए कि x + y / 2 ऐसा आपको मिले, तब इसको बहुपद आप बोलेंगे कि हाँ ये बहुपद है। लेकिन कहीं आपको x + 1/x इस तरह का मिल जाए तो आप कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो चर का घात है वह धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसको यदि हम आगे सरल करें तो हम x + इसको x⁻−1 लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो पावर है माइनस में आ गया है, ऋणात्मक हो गया है। तो ये ध्यान में रखना है कि बहुपद होने के लिए उसका जो पावर है किसी भी चर का, जितने भी चर उसमें दिए रहेंगे उसमें से किसी भी चर का जो घात है वह धनात्मक पूर्णांक होना ही चाहिए। यदि ऐसा रहता है तब उसको हम बहुपद कहते हैं, नहीं तो नहीं कहते हैं। कभी कभी इस तरह का आपको पूछ देता है कि x² + 2x + 1 क्या यह एक बहुपद है? तो हमारा उत्तर ये होगा कि नहीं, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बटा में है, चर मान बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है कि चर मान बटा में नहीं होना चाहिए। या आप कहीं ऐसे रूट में चर मान देख लें तब भी यह क्या होगा, बहुपद नहीं होता है। लेकिन यदि कहीं आपको ऐसा मिल जाए तब यह बहुपद होता है। क्यों होता है? क्योंकि x² में है और स्क्वायर में है तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यह x के रूप में हो जाएगा, तब ये बहुपद हो जाएगा। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके पावर क्या होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, रूट में नहीं होने चाहिए, या बटा के रूप में ऐसे बहुपद नहीं होने चाहिए। एकल पद बटा के रूप में ये नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो बहुपद हम इसको नहीं कहते हैं। तो बहुपद की घात को समझते हैं। घात तो मैंने अभी आपको बताया भी कि किसी भी बहुपद का उच्चतम जो घात होता है, जैसे इसका उच्चतम घात, इसका क्या है, 2 है, इसका 1 है, जहाँ नहीं रहता है तो 1 घात हम लोग लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी 2 चर दिए हुए हैं दोनों का जो पावर है, दोनों पावरों में 2 बड़ा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद, है ना। और इस बहुपद का घात कोई पूछे तो आप बताएंगे कि इसका घात 2 है। इसका घात कोई पूछे उच्चतम घात क्या है तो x⁴ है, तो हम इसका उच्चतम घात 3 बताएंगे। ठीक इसी तरह से इसका उच्चतम घात कोई पूछे तो आप क्या बताओगे कि 4 है। इसी तरह यदि 5 घात है तो 5 बताएंगे, 6 घात है तो 6 बताएंगे, 1 घात है तो 1 बताएंगे। तो हम इस तरह से बहुपद की घातों को बता सकते हैं। अब आइए देखते हैं, एक दिया हुआ है रैखिक बहुपद।
तो रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद जिस बहुपद में उच्चतम घात 1 हो। मान लीजिए कहीं लिखा है कि 3x + 3 = 4, x + y = 5, 3x + 3y = 5। इस तरह से आपको कहीं मिले, इसमें स्क्वायर नहीं हो, पावर क्यूब नहीं हो, पावर 4 नहीं हो, 5 नहीं हो, यानी ये 4 का घात क्या हो? 1 हो। उच्चतम घात, 4 का उच्चतम घात क्या हो? 1 मिले, तब हम उसको ही बोलते हैं रैखिक बहुपद। उसी को क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। यदि हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, तो वह एक सरल रेखा आती है, ठीक है ना। जब इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे तो वह एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि यह रैखिक बहुपद है। यह रैखिक बहुपद है। जैसे ग्राफ हम लोग बनाते हैं, x डैश, y डैश, ये अक्ष होता है ना, इसको हम लोग प्लस प्लस, इसको बोलते हैं माइनस प्लस, माइनस माइनस, और इसको बोलते हैं प्लस माइनस। इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। मान लीजिए इसमें से हमने एक ले लिया, ये वाला, ये रैखिक है, इसका हम ग्राफ खींचना चाहते हैं, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1 है ना, तब इसको हम लोग कहते हैं कि रैखिक बहुपद है। यदि हम इसको ग्राफ पर दिखाना चाहें तो हम लोग को एक सारणी ऐसे लेनी होती है। सारणी में हम लोग को कुछ मान रखना होता है x y का, और x और y का ऐसा मान रखें ताकि दोनों को जोड़ें तो 5 मिले। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ 3 रखते हैं, यहाँ 3 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, है ना। और यहाँ पर 0 रखते हैं तो यहाँ 5 रखते हैं, है ना। इसी तरह से आप चाहो इधर 5 इधर 0 रख सकते हो, है ना। अब इसको यदि ग्राफ पर आपको दिखाना हो तो आप इससे, इन दोनों से भी आप खींचेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। सबको दिखाएंगे तो बहुत अच्छा है। 2 पर 3 दिखाना होता है, 2 का, ये जितना भी हमने लिया है सब धनात्मक है, सभी प्रथम चतुर्थांश में जाएंगे। x पर पहले 2 और उसके बाद 3 लेते हैं, तो यहाँ पर से 1 2, x पर हमने 2 लिया, और y पर कितना लेना है? तो 1 2 3, ये वाला पॉइंट हमारा मिलेगा 2 3 का। ठीक इसी तरह से 3 2, तो 3 2 का मतलब 3 यहाँ और 2 यहाँ, ये 3 2 हो गया। फिर इस तरह से 0 पर 5 लेना है, तो 0 तो हमारा ये है, 5 हम इस पे जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है 5। फिर 5 पर 0 लेना है तो 1 2 3 4 5 यहाँ रहेगा। अब यदि हम इसको ऐसे मिलाएं तो यह एक सीधी रेखा में मिलेगा, क्योंकि ग्राफ नहीं है, मैं ऐसे ही खींच रहा हूँ। यह एकदम निश्चित है कि यह एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, और ये सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, तब हम इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि यह एक रैखिक समीकरण है या रैखिक बहुपद है। अब देखिए इसको देखते हैं, द्विघात बहुपद को। तो द्विघात बहुपद ऐसे होता है जिसका पावर 2 हो, उच्चतम घात जिसमें क्या हो? 2 हो, ये द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। जहां भी उच्चतम घात इसका आप 2 पाए, उच्चतम घात किसी भी चर का 2 हो, है ना, इसमें उच्चतम घात 2 हो, तब इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। इसका भी हम यदि चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ अभी आपको इस सिलेबस के अनुसार द्विघात समीकरण का ग्राफ आप लोगों को बनाना नहीं है, बस इसके बारे में थोड़ा सीख लेना है, जान लेना है। तो द्विघात बहुपद क्या है? तो जिनका उच्चतम घात, जिस बहुपद में उच्चतम घात 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। अब इसमें इसका ग्राफ कैसा आता है तो आप ध्यान दे लीजिए। इसका ग्राफ ऐसे आता है, या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा, है ना। जब भी इसका इसी तरह का ग्राफ आता है,
या तो ऐसे आएगा या ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। यू आकार का मैंने बनता है, यू आकार में इसका ग्राफ द्विघात बहुपद का जो भी ग्राफ बनता है इसी तरह बनता है। इसको बोला जाता है परवलय। क्या बोला जाता है? परवलय। कभी कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है? तो परवलयाकार बनता है। ये याद रखना है कि द्विघात समीकरण का जो ग्राफ बनता है वह परवलयाकार बनता है। बस इतना याद रखिए। अब एक त्रिघात बहुपद यहाँ दिया हुआ है, तो त्रिघात बहुपद के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके भी यदि आप ग्राफ बनाने चाहें, कहने का मतलब है ग्राफ आपको अभी सिलेबस के अनुसार बनाना नहीं, बस इसके बारे में थोड़ा जान लेना है। तो यदि हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा आती है। यदि त्रिघात बहुपद इस तरह का होगा, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, इस तरह का यदि कोई ग्राफ आप कोई बहुपद मिलता है तो इसको त्रिघात बहुपद कहा जाता है, जिसमें उच्चतम घात 3 हो। अब इसमें हमें क्या देखना है कि यदि इसका ग्राफ हम खींचे तो कैसा आएगा, बस ये जानना है। तो इस तरह का इसका ग्राफ आता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा ऐसे आती है, ठीक है ना। जब भी पावर क्यू मिलेगा, उच्चतम घात आपको क्यू मिलेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिल जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका ग्राफ कैसा कैसा होता है। तो तीनों, खासकर तीनों को याद रखना है कि रैखिक बहुपद का सरल रेखा होता है, इसका आलेख खींचे, ग्राफ खींचे तो वह कैसा होता है? सरल रेखा होता है। द्विघात बहुपद का यदि हम सरल ग्राफ खींचे तो वह परवलयाकार होता है, और द्विघात बहुपद का यदि हम ग्राफ खींचे तो वह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। बात समझ में आई? अब थोड़ा देख लेते हैं, ग्राफ के अनुसार कुछ शून्यक निकालने होते हैं। ग्राफ के अनुसार कुछ शून्यक निकालने होते हैं। वही चीज आपके एक्सरसाइज 2.1 में लिखा हुआ है। आप अपना किताब निकाल करके देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ इसमें बनाना क्या है। आपको किताब में दिखा देता हूँ कि उसके शून्यक आप कैसे निर्धारित करेंगे। देखिए यह है 2.1 प्रश्नावली 2.1 है। इसमें पूछा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में बहुपद के जो ये ग्राफ बनाए गए हैं, इनके शून्यक कितने होंगे? शून्य का मतलब मान कितना होगा। कोई भी बहुपद रहता है उसमें चर होता है, तो चरों का मान क्या होगा, कितना होगा, कितना होगा, मतलब संख्या बतानी है कि कितने इसमें शून्यक होंगे। एक वो बहुपद के क वो मान निकल पाएगा, यही बताना है। तो फर्स्ट में आप देखिए, यह y अक्ष को एक बार काटता है, इसमें कोई शून्यक नहीं होगा। यहाँ x अक्ष को एक बार काटा है तो एक शून्यक होगा। यहाँ पर x अक्ष को 1 2 3 बार काटा है तो इसके 3 शून्यक होंगे। ये चौथा क्वेश्चन में x अक्ष को यह ग्राफ 2 बार काटा है तो इसका शून्यक 2 होगा, शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ देखते हैं x अक्ष को 1 2 3 4 बार काटा है तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। यहाँ पर x अक्ष को 1 2 3 बार काटा है तो इसमें भी शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो यही आपको ध्यान देना है कि एक अक्ष जितनी बार कटता है वही शून्यकों की संख्या होती है। y कटा है इससे हमें मतलब नहीं है, एक अक्ष कितनी बार काट रहा है उसी से शून्यकों की संख्या निर्धारित होती है। ये ध्यान रखिएगा कि एक अक्ष कितनी बार ग्राफ के द्वारा काटा गया है वही उनकी संख्या होगी, शून्यकों की संख्या हम उसी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये 2.1 आपको हमें उम्मीद है इस समय आ गया होगा। अब आइए हम लोग थोड़ा इन तीनों समीकरण जो मैंने आपको अभी सिखाया, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, तो इससे संबंधित कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों की सूची मैं यहाँ बना रहा हूँ, जरा उस पर आप लोग गौर कीजिएगा। जैसे देखिए, पहले मैं रैखिक का लिखता हूँ।
रैखिक बहुपद। पहले तो हम इसका व्यापक रूप देखते हैं। व्यापक रूप इसका होता है ax प्लस b बराबर 0। ये होता है ax प्लस b बराबर 0। यह इसका व्यापक रूप है। इसमें हम शून्य की संख्या, शून्य का मान भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो हम इसको ax लिखेंगे, b प्लस में उठा के उधर लेके जाएंगे तो माइनस b होगा, और x बराबर लिख सकते हैं माइनस b बटा a। ये इसका शून्यक है, ये इसका शून्यक है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये रैखिक बहुपद के लिए व्यापक सूत्र है या व्यापक रूप कहिए, और इसका हम लोग शून्यक इस तरह से निकाल सकते हैं, x बराबर माइनस b बटा a इस रैखिक बहुपद का शून्यक है। ठीक इसी तरह से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये होता है। इसका व्यापक रूप ये होता है। अब इसका यदि शून्यक निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होता है, एक d निकालना होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको विवेचक कहते हैं, और इसका प्रयोग करके इनका शून्यक निकाला जाता है। और शून्यकों को हम लोग अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। अल्फा का सूत्र होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। बीटा का सूत्र होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ये आपको ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है। ठीक है ना? आपको ये चीज ध्यान रखना है कि रैखिक है तो उसका 1 शून्यक होगा, द्विघात है तो 2 शून्यक होगा, और त्रिघात है तो 3 शून्यक होंगे। तो इसका ये 2 शून्यक होते हैं, और इससे हम लोग उसका विवेचक निकाल सकते हैं, या हम इसको कहें कि विविक्त कर बोलते हैं, विविक्त कर, है ना? डिस्क्रिमिनेंट डी स्क्वायर माइनस 4ac ये सूत्र है। उसके बाद अल्फा के लिए माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a होता है, बीटा के लिए माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a होता है। इसके अलावा द्विघात समीकरण से संबंधित और भी कुछ सूत्र हैं, और इनके जो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, इनको मूल कहा जाता है। मूल, शून्यकों को मूल भी कहा जाता है। ठीक है ना? मूल, तो मूल का ऐसे सूत्र होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा, पहला मूल दूसरा मूल यानी शून्य। इसका सूत्र होता है c बटा a। अब आप कहिएगा कि सी ए कहाँ है, तो इसके व्यापक सूत्र से सी और ए का मान लिया जाता है। ठीक इसी तरह से मूलों का योगफल होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए होता है। यदि हम कहें कि अल्फा और बीटा दोनों का सम्मिलित रूप से हम मान को कैसे लिखें, तो सम्मिलित रूप के मान हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर x बार लिख देते हैं संयुक्त रूप से। x बार का अर्थ है कि संयुक्त रूप से दोनों का मान हम इसमें लिखने वाले हैं। ये ऐसे लिखा जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था, और इससे संबंधित कुछ ये सूत्र थे। इसके अलावे और भी इसके सूत्र जो होंगे अगले चैप्टरों में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? अभी फिलहाल
एक्सरसाइज 2.2 बनाने के लिए हमें इतना सूत्रों की ही जरूरत है। त्रिघात का देखते हैं। त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए। इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। और द्विघात बहुपद के बारे में मैंने बताया ही कि इनमें कितने शून्यक होंगे, तो इसके 3 शून्यक होंगे। इनके शून्यकों को कितने शून्यक होंगे, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। और उसको कहा जाएगा अल्फा, बीटा और फिर गामा। इस चिन्ह से हम उसे सूचित करते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है ना। इसमें भी गुणनफल, योगफल इसका सूत्र होता है। पहले इसको बना लीजिए, फिर हम उसका भी लिख देते हैं। देखिए त्रिघात का इसके 3 सूत्र। एक है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्या सूत्र होता है, तो -d/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र होता है -d/a। अब आप कहिएगा कि d कहाँ से आया, तो आप देखेंगे इसके व्यापक रूप में d यहाँ पर है, a यहाँ पर है। इसी तरह से एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका होता है -b/a होता है। ठीक, -b/a होता है। एक और इसका होता है दो शून्यक एक साथ लेते हुए योगफल। 2 शून्यक का गुणनफल लेते हुए उसका योगफल। ऐसे लिखते हैं 2 शून्यक लिया अल्फा इंटू बीटा, फिर लिया बीटा इंटू गामा, फिर लिया अल्फा इंटू गामा, है ना। दो को बारी बारी से अलग अलग लेके गुणनफल करके जब योगफल लिखते हैं, इसका सूत्र होता है c/a होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। जांच करने में और त्रिघात बहुपदों में शून्य ज्ञात करने में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है। तो ये सूत्र है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर c/a होता है। तो ये सूत्र कुछ है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। तब हम इस पर आधारित क्वेश्चनों को अगले दिन बनाएंगे।